को फिर और अधिक थोड़ा थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा सा और देखें उस चीज के लिए, एक मतलब जिज्ञासु बनाती है, क्यूरियोसिटी हमारे अंदर क्रिएट करती है और फिर हम उसको थोड़ा और पढ़ना शुरू करते हैं। सही है ना कुसुम जी? मैम बहुत सारी आई ओपनिंग हो रही है वैसे भी आपकी क्लास में। चलिए तो हम पंच प्राणास पे आ रहे हैं, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। आई थिंक विजिबल होगी स्क्रीन, है ना। काम सब करके बता दो मुझे। ओके सुप्रिया जी, थैंक यू। तो हम जो एनाटॉमी पढ़ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि षट चक्र होते हैं, पंच प्राण होते हैं, पंचकोश होते हैं। तो हमने पंचकोश तक की स्टडी कर ली थी। अब हम आगे आ रहे हैं पंच प्राण पे। तो आपको मालूम है कि ये जो पंच प्राण होते हैं ये कौन से कोश का पार्ट है? प्राणमय कोश का ये पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल हमने जब प्राणमय कोश पढ़ा था तब पढ़ा हुआ था। अब ये जो 5 प्राण होते हैं तो इनमें 5 मैन प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। तो जो मैन होते हैं, ये जो प्राण ये क्या है? ये जितनी भी वाइटल फोर्स है, वाइटल लाइफ फोर्स है, उनको कंट्रोल करने वाले पावर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो प्राइमरी हैं या ये जो मैन प्राण हैं, ये कौन कौन से हैं? प्राण हैं, अपान है, समान है, उदान है और व्यान है। तो इस तरह से ये 5 प्राण हैं जिनको हम मैन या मुख्य प्राण कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्राण है, प्राण को हम क्या कह सकते हैं? आंतरिक ऊर्जा या इनवर्ट एनर्जी। मतलब हमारा प्राण जो है वो इनवर्ट एनर्जी है। और ये किस एरिया में पाया जाएगा? चेस्ट एरिया में। पूरा जो चेस्ट एरिया में जितने भी प्राण काम करते हैं, ये पिक्चर में शायद गलत हुआ है तो इसको आप मत ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर इसलिए बताया है कि चेस्ट से जो इनहेल एक्सेल करते हैं और उससे जो प्राण ऊपर उठते हैं, तो यहाँ प्राणों का ऊर्ध्व गमन बताया गया है। ठीक है, इसीलिए सब प्राण ऊपर की तरफ बताए हैं। ठीक है। तो अभी हम पहले सहज रूप से समझते हैं कि जो प्राण है वो चेस्ट एरिया को कवर करते हैं, मतलब शोल्डर से लेकर डायफ्राम तक। और ये पूरा इनवर्ट एनर्जी है, मतलब अंदर की एनर्जी को ये कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। फिर जो अपान है, अपान प्राण पाए जाते हैं पेल्विक रीजन में, मतलब नेवल से लेके हमारे थाई जॉइंट तक, जिसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी आते हैं और जेनाइटल भी। तो ये जो अपान है ये प्राण के बिल्कुल अपोजिट है। प्राण इनवर्ट है तो अपान आउटवर्ड है और डाउनवर्ड एनर्जी है। तो जो भी हमारे नेचुरल जो भी चीजें होती हैं, जैसे सुबह स्टूल पास होना, यूरिन पास होना, ये सारी किस प्राण के कंट्रोल में होती हैं या किस प्राण के हेल्प से होती हैं? अपान के। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस चीज को भी बॉडी के बाहर थ्रो करता है वो किस प्राण की हेल्प से करता है? अपान प्राण की हेल्प से। इसी तरह से जब 9th मंथ के बाद डिलीवरी होती है और अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो जो बेबी बॉडी से बाहर की तरफ पुश होता है वो किस प्राण से होता है? अपान प्राण का। तो इसीलिए जब नेटल योग हम कराते हैं, क्योंकि आप लोग भी कभी ना कभी कराओगे इसलिए मैं थोड़ा सा जानकारी दे रही हूँ, तो हम 8th मंथ तक अपान प्राण को टच भी नहीं करते हैं।
बहुत सारे लोग वज्र आसन लगवा देते हैं, जबकि वज्र आसन सबसे स्ट्रॉन्ग आसन है जो अपान प्राण को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम वज्रासन नहीं लगवाते हैं कभी भी, ठीक है। और 8th मंथ में तो विशेष हम ये फोकस रखते हैं कि उसके अपान प्राण जो है वो प्रबल ना हो, शक्तिशाली ना हो। लेकिन जैसे ही 9th मंथ आता है तो हम बिल्कुल इसके अपोजिट काम करना शुरू कर देते हैं और उसके अपान प्राण को प्रबल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग, जितना फोर्स उसमें आ जाएगा उतना फोर्सफुली वो जल्दी बेबी को बाहर डिलीवर कर देगा और उतने कम पेन्स होंगे। तो ये एक टेक्निक हम होती है जो हम नेटल योग में या गर्भ संस्कार में यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है समान। तो समान जो है वो डायफ्राम से लेके नेवल तक पाया जाता है और ये जो प्राण है ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। मतलब खाने की, पचने की, एनर्जी में कन्वर्ट होने की जितनी प्रोसेस होती हैं उन पर कंट्रोल किसका होता है? समान प्राण का। फिर उदान प्राण आते हैं। तो उदान प्राण जो है वो अपवर्ड एनर्जी है। जैसे अपान डाउनवर्ड है वैसे उदान क्या है? अपवर्ड है। मतलब ये गले और उसके ऊपर सिर तक ये पाया जाता है। तो जितनी भी फेस से रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी किससे होती हैं? उदान प्राण से। और व्यान, व्यान प्राण कैसा है? पूरा जो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट होता है। तो जो ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका पूरी बॉडी में होता है इफेक्ट, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, तो इन सब चीजों पर कंट्रोल किसका होता है? व्यान। तो इस तरह से ये 5 जो हैं वो मेन प्राण हुए। अब ये जो पहला हमने लिया था प्राण, तो इसमें देखिए ये बना हुआ है, ये चेस्ट, शोल्डर से लेके ये डायफ्राम तक प्राण होता है। और ये किस किस सिस्टम को कंट्रोल करेगा? हार्ट को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इन दो सिस्टम पर किसका कंट्रोल रहेगा? प्राण का कंट्रोल रहेगा। अपान हमने लोअर पार्ट में बताया था, नेवल से नीचे जेनाइटल आर्गन्स तक, तो ये अपान प्राण है। और ये चूंकि डाउनवर्ड होता है तो ये यूटेरस से, इंटेस्टाइन से, जो जहां पर कोई भी चीज की गति नीचे की ओर होनी है, जैसे मान लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट कलेक्ट हुआ और वो रेक्टम में आया, रेक्टम से वो नीचे की ओर डाइवर्ट होना, तो उन सब ऐसी चीजों पे कंट्रोल किसका रहेगा? अपान प्राण का। फिर समान प्राण यदि हम देखें तो समान प्राण ये बीच वाले हिस्से में होते हैं, डायफ्राम से लेके नेवल तक। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना भी डाइजेस्टिव के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, उन सब चीजों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और ये यही जो होता है कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होता है और उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके बॉडी में पहुंचाने का काम भी यही प्राण करता है। फिर उदान, चूंकि उदान गले से लेके ऊपर तक होता है, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जैसे ग्रोथ, स्पीच या कोई ऊपर की ओर, जैसे चेतना का ऊपर की ओर उठना, तो ये सारी चीजों का कंट्रोल किस पे होता है? उदान प्राण पे। और जो व्यान प्राण होता है ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, तो जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं उन सारों पे कंट्रोल इसका होता है। तो इस तरह से फाइनल हम देखें कि ये हमारे पंच प्राण हो गया। ये जो ग्रीन है ये प्राण है, ये जो येलो है समान है, रेड अपान है, डार्क ब्लू है ये उदान है, और जितना भी व्हाइट है वो व्यान है। तो इस तरह से ये पांचों प्राणों की स्थिति होती है। ये हम चूंकि देख चुके थे कि ब्रीदिंग के लिए प्राण रिस्पॉन्सिबल है, अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे जो उप प्राण होते हैं वो क्या क्या होते हैं।
तो उप प्राण भी 5 होते हैं, जिनमें कौन कौन से होते हैं? नाग, कृकल, कूर्मा, देवदत्त और धनंजय। तो ये जो 5 सेकेंडरी प्राण होते हैं, या सब प्राण बोलते हैं जिनको, ये क्या करते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें हेल्पफुल होते हैं। जैसे जो नाग है, ये डकारने में, मतलब जो हमको खाना खाने के बाद एक डकार आती है उसमें हेल्पफुल होता है। कूर्म पलके झपकाने में, कृकल छींक आने में, देवदत्त जमाई लेने में, और धनंजय मैंने आपको बताया था कि यही एक इकलौता प्राण है जो मृत्यु के बाद भी शरीर में बचता है। बाकी 9 प्राण शरीर से निकल जाते हैं, और इसका काम क्या होता है कि आफ्टर डेथ उस बॉडी को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना उस बॉडी का, या उस बॉडी को नष्ट करना। तो जो नाग प्राण है, ये इसका हमने पढ़ लिया, हिचकी, डकार, कूर्मा, पलकें झपकती, आंखों की जो नमी होती है, मॉइस्चर। जैसे आजकल एक जो यंग जनरेशन है, उनको ड्राई आईज की बहुत प्रॉब्लम होती है कि आंखों का मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण आंखों में बहुत इरिटेशन होता है, जलन होती है। तो उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? कूर्म प्राण को सशक्त बना के। इनकी अपनी सबकी मुद्राएं होती हैं, आसन होते हैं, जिनके थ्रू हम इनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये भी हम देख चुके थे। अब जो उपप्राण और प्राण है उनके बीच में क्या रिलेशन है कि जो मेन प्राण है वो बॉडी के जितने बड़े सिस्टम है, मेजर सिस्टम है, उनको कवर करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वही जो सब प्राण है या सेकेंडरी प्राण है, ये क्या करते हैं कि उन सिस्टम से जुड़े हुए छोटे छोटे जो काम है उनको करते हैं। मतलब जो माइनर एक्टिविटीज होती हैं या माइक्रो एक्टिविटीज होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी प्राण पर होती है, और जितनी मेजर फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, वो फंक्शन जो मेन प्राण करते हैं। अब इसके बाद हम बार बार ग्रंथि का नाम ले रहे थे, आप लोगों को ध्यान हो अगर, तो जब हम पंचकोश पढ़ रहे थे तो एक छोटा सा ये बता रहे हैं कि ये जो 3 ग्रंथियां ह्यूमन बॉडी में होती हैं, सबसे ऊपर जो आज्ञा चक्र के पास होती है वो रुद्र ग्रंथि होती है, अनाहत चक्र के पास जो होती है वो विष्णु ग्रंथि, और मूलाधार के पास जो होती है वो ब्रह्म ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल दिखाया गया है ब्लू कलर का, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र में आपने षट चक्र, अभी हम पढ़ेंगे नहीं तो, लेकिन सुना तो होगा। तो ये षट चक्र का सबसे निचला चक्र है, और इसी में कुंडलिनी शक्ति रहती है। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारी नाड़ियां निकलती हैं, लेकिन 3 नाड़ियां जो प्रमुख होती हैं वो ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। तो ये नाड़ियां कैसे निकलती हैं कि देखिए, यहाँ से जो ये रेड दिख रही है ये पिंगुला है, जो आपको ब्लू दिख रही है वो ईड़ा है, और बीच में जो व्हाइट दिख रही है ये सुषुम्ना है। तो ये जो ईड़ा पिंगला होती हैं ये स्पाइरल कुंडलित होके ऊपर जाती हैं, लेकिन सुषुम्ना एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है। और ये जो सुषुम्ना है ये कंप्लीट बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। और इसी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी 3 नाड़ियां होती हैं, चित्रा, वज्रांगनी और ब्रह्म। तो जो सबसे अंदर की ब्रह्म नाड़ी होती है उसके अंदर चक्रों की स्थिति बताई गई है। तो चक्र कितने सूक्ष्म है इससे आप समझ सकते हैं। तो ये जो 3 ग्रंथियां हैं, और ये जो ग्रंथि है ये क्या करती हैं? ये एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करती हैं, और जितने भी बहुत सारे ये बॉडी के काम से जुड़ी हुई है। जैसे ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि कहाँ है? मूलाधार चक्र के पास है। तो ये जीवन से रक्षा करती है, शारीरिक इच्छाओं का जागरण करती है, इन सब चीजों से जुड़ी है। विष्णु चूंकि हार्ट में है, तो ये क्या करेगी? जितने भी इमोशंस होते हैं उनसे ये जुड़ी होगी। फिर इसके बाद में जो रुद्र है, तो वो आज्ञा चक्र से है, तो जितना भी इंटेलेक्चुअल वाला काम है, अहंकार है, वो सब इससे जुड़ा होता है। तो देखिए, जैसे रुद्र ग्रंथि है, अब किसी में रुद्र ग्रंथि यदि स्ट्रांग हो जाए और वो नेगेटिव साइड चला जाए, तो वो व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाएगा,
उसमें बुद्धि बहुत होगी, लेकिन वो बुद्धि को कहाँ लगाएगा? डिस्ट्रक्टिव साइड में, है ना। तो ये जो ग्रंथियां हैं इनमें एनर्जी बहुत होती है, इनकी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत आवश्यक होता है कि इनकी एनर्जी जब प्रबल होती है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर हम विष्णु ग्रंथि का एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि कई बार इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखें कि जब किसी भी दो व्यक्तियों का अफेयर होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि वो इतना पॉजिटिव नेचर का होता है कि वो उसके लिए उसको उसका मर्डर भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विष्णु ग्रंथि से इमोशन निकला, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो गया? गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह ये जो ग्रंथियां हैं ये एनर्जी का फ्लो है पूरा, और इनके डायरेक्शन को मैनेज करना वो हमारे हाथ में होता है। तो जब हम किसी को योग कराते हैं और उसका मानसिक रूप से हम देखते हैं कि क्या है नेचर, तब हम उस ग्रंथि को, वो पॉजिटिव साइड जा रही है कि नेगेटिव, यदि वो मान लीजिए नेगेटिव साइड उसकी मूव हो रही है, तब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसी मुद्राएं या आसन कराएंगे कि उस ग्रंथि की जो शक्ति है, प्रबलता है, वो कम होती जाए धीरे धीरे। वो कम होगी तो उसका नेगेटिव साइड जाना भी कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से योग में जब थेरेपी में जाते हैं तो इस तरह से इन ग्रंथियों पर भी काम किया जाता है। अब जो ब्रह्म ग्रंथि है वो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के पास रहती है। इससे एसोसिएट क्या क्या रहता है? एक तो सर्वाइवल, फियर, इनसिक्योरिटी, फिजिकल डिजायर, अटैचमेंट, ये सारी चीजें जितनी भी मटेरियल थिंग्स होती हैं वो सारी चीजें जुड़ी हुई इससे होती हैं। और जब ये ब्लॉक होती है तो ब्लॉक होने से, ब्लॉक हुई, देखिए ब्लॉक होने से भी नेगेटिव इमोशंस गड़बड़ होंगे, है ना, और प्रबल होने से भी गड़बड़ होंगे, मतलब कम ज्यादा दोनों तरह का इफेक्ट होगा। तो कौन कौन से इसमें जो इमोशंस है वो जागने लगते हैं? डर का, चिंता, लोभ, आलस, या शक, ये सारे इमोशंस प्रबल होने लगते हैं। इसी तरह यदि हम विष्णु ग्रंथि देखें तो विष्णु ग्रंथि अनाहत चक्र के पास है, और इसके ऊपर और नीचे के चक्र कौन से हो गए? नीचे इसके मणिपुरी हो जाएगा, ऊपर विशुद्धि हो जाएगा। तो इससे एसोसिएट क्या क्या होता है? जितने भी इमोशंस होते हैं, रिलेशनशिप होती है, ईगो, लव, पावर, वो सारी चीजें इससे रिलेटेड हो जाएंगी। यहाँ पर ईगो रिलेशनशिप वाला ईगो है, मैं वाला नहीं है ना। तो ये सारी चीजें होंगी, और इसका अगर ब्लॉकेज होगा तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? ये किस चीज को अट्रैक्ट करेगी ब्लॉक होने पर? जैसे कि उदासी है, अकेलापन है, शोक, अहंकार, स्वार्थ, और भावनात्मक बंधनों में एक्सट्रीम लगाव होना, एक्सट्रीम बॉन्डिंग होना, जिसको अभी हमने बोला था बहुत अधिक पॉजिटिव होता है, ये सारे इमोशंस को ये डेवलप करेगी। फिर रुद्र ग्रंथि कहाँ है? आज्ञा चक्र के वहां है। तो ये विशुद्धि आज्ञा चक्र के पास है, और इसका ऊपरी चक्र क्या हो जाएगा? सहस्रार चक्र हो जाएगा। और जितनी भी इंटेलेक्ट है, जितनी भी मेंटल क्लियरिटी है, ईगो ऑफ नॉलेज, वो सारी चीजें यहीं पर होंगी। और अगर ये ब्लॉक होती है तो क्या होगा कि क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो उस मेंटल बहुत क्लियरिटी नहीं रहेगी, डिसीजन पावर जो है वो कम हो जाएगा, और वो बहुत अधिक अहंकारी हो जाएगा। मतलब जहां पर वो बात आती ना कि मैं हर चीज में, वो वैसा वाला अहंकार, ईगो इसमें प्रबल हो जाएगा। तो इस तरह ये जो 3 ग्लैंड्स होती हैं ये काम करती हैं और एनर्जी पर इफेक्ट करती हैं। अब वही ये 3 नाड़ियां भी होती हैं। तो देखिए ये जो नाड़ियां हैं ये किस तरह से, ये जो सर्किल बना हुआ है ये मूलाधार चक्र है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बीच से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही है ये तो सुषुम्ना हो गई। अब यहाँ से एक तरफ से कीड़ा निकल रही है और एक तरफ से पिंगुला। तो जो डार्क शेड वाली है ये पिंगुला है, और जो व्हाइट है वो है ईड़ा है। तो देखिए ये मूलाधार चक्र है, और
यहाँ जहां भी ये क्रॉस करेंगी, ये हर चक्र पे क्रॉस करेंगी। तो मूलाधार के ऊपर कौन सा आया, स्वादिष्ठान। तो देखिए यहाँ से पिंगुला, यहाँ से हम राइट साइड जा रही तो यहाँ लेफ्ट हो गई, वहीं ईड़ा लेफ्ट से निकली है तो राइट हो गई। फिर वापस अनाहत चक्र पे आए तो फिर इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर सॉरी मणिपुर पर आए तो फिर चेंज हो गया, अनाहत पर आए तो फिर चेंज हो गया, ये विशुद्धि चक्र पर फिर चेंज हो गया, और वहीं जब ये आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो वापस इनका डायरेक्शन सेम आ जाता है। मतलब जो पिंगुला है वो वापस राइट साइड आ जाती है और जो ईड़ा है वो लेफ्ट साइड आ जाती है। तो मतलब ये स्पाइरल वे में चलती हैं, और वहीं जो सुषुम्ना है वो स्ट्रेट होती है। अब यहाँ पर जो ईड़ा पिंगला होती हैं, ये हमारे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उनके सॉरी उनके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उनको कंट्रोल करती हैं ये दोनों नाड़ियां। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं, इन दोनों नाड़ियों को ही कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि सुषुम्ना का जागरण हो। आप सब लोग ने एक कहावत शायद सुनी होगी बहुत बार कि 24 घंटे में एक बार जो बोलो वो सत्य हो जाता है ना, या जीभ पे सरस्वती विराजती हैं। तो ये जो ईड़ा पिंगला है ये स्वर विज्ञान कहलाता है। योग की एक बहुत बड़ी अलग ब्रांच है जिसको हम स्वर विज्ञान कहते हैं। ये पूरी डिपेंड है ईड़ा और पिंगला पे। ठीक है, तो आप लोग ने ये भी ध्यान दिया होगा कि बहुत से लोग, स्वर मतलब क्या, हमारे नॉस्ट्रिल, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल, तो बहुत से लोग स्वर को देख के काम करते हैं कि जैसे बाहर जा रहे हैं तो कौन सा स्वर चल रहा है। तो ये वो इन्हीं के बेस पे होता है, और हमेशा ह्यूमन के दोनों स्वर नहीं चलते हैं। आप अभी भी देखिए, कैसे देखेंगे, अपने हाथ को ऐसा करें या अपने हाथ का ऐसा पिरामिड बनाएं और श्वास लें, श्वास छोड़ें। अब जिस साइड तेजी से श्वास आपकी टकरा रही है, मतलब वो स्वर आपका एक्टिवेट है अभी। और ये हर कुछ समय बाद ये जो स्वर है ये चेंज हो जाता है, होता जाता है। आपने देखा कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बहुत अच्छे से सांस आ जा रही है, राइट से थोड़ा मुश्किल से हो रही है, मतलब आपका कौन सा एक्टिवेट है, लेफ्ट। ठीक है, जब राइट से आ रही तो राइट। अब ये जो स्वर होते हैं इनको हम बदल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है वो राइट ब्रेन को, राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल करता है, और जो राइट होता है वो लेफ्ट को करता है। ठीक है, तो ये अपने अपने मेंटल और फिजिकल एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तब मेंटल वर्क या मेंटल एनर्जी हमारी हाई पीक पर होती है, वहीं जब राइट चलता है तो फिजिकल एनर्जी हाई पर होती है। तो यदि हम उससे मिलते जुलते ही काम करें तो उसमें हमारे सक्सेस की चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाते हैं। और पूरे दिन में 24 घंटे में 1 या 2 सेकंड ऐसा होता है कि जब दोनों नॉस्ट्रिल चलते हैं, और जब दोनों नॉस्ट्रिल्स एक्टिवेट होते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और यही वो पल होता है कि उस समय हम जो भी बोलते हैं वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नाड़ियों का स्वर विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है इसकी। इसको भी हम आसन के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, बहुत सारी टेक्निक है जिससे हम स्वर को बदल सकते हैं। जैसे सपोज अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, यदि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है तो आप 80% मान लीजिए आप कैप्चर कर रहा है आपका माइंड, लेकिन यदि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी तो वही 40 से 50% आपका ब्रेन जो है वो उसको कैप्चर करेगा। अब ये जो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, तो ईड़ा नाड़ी को चंद्र भी कहते हैं, और ये फेमिनाइन होती है, ये कूल एनर्जी वाली होती है, और ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, जहां भी कम करना है चीजों को वहां चंद्र नाड़ी और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। वहीं जो पिंगुला होती है ये सूर्य नाड़ी भी होती है, इसको सोलर चैनल भी बोलते हैं, और ये
हॉट एनर्जी वाली होती है, मस्कुलाइन प्रिंसिपल वाली होती है, और इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड मानते हैं। और जो सुषुम्ना होती है ये सेंट्रल चैनल होता है जो पूरा स्पाइनल कार्ड के साथ ऊपर तक जाता है, और ये कुंडलिनी से लेके पूरा जहां पर हमारा सहस्रार चक्र होता है उस पूरे वे को, उस पूरे पाथ को कनेक्ट करता है। और जो भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाने के लिए यही नाड़ी मैन होती है, और योगी इसी पर काम करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल एक ये नाड़ियों का सिस्टम है। अब ये दोनों नाड़ियों का पाथ अलग अलग बताया गया है। इन नाड़ियों को बैलेंस भी किया जाता है, और बैलेंस कैसे करते हैं कि चंद्रभेदी प्राणायाम से ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं, और जब मेडिटेशन में बैठ के हम ध्यान करते हैं इन नाड़ियों पर तो ये डिटॉक्स होती हैं। इस तरह से ये ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना नाड़ी, और उसमें ये चक्रास बने हुए हैं। ये सारी नाड़ियों का एकदम डिटेल है। सुषुम्ना नाड़ी पर थोड़ा सा और हम देखेंगे। ईड़ा पिंगला का तो आपको समझ में आ गया है। सुषुम्ना नाड़ी क्या करती है, सुषुम्ना नाड़ी को पूरा सिर से लेके रीढ़ की हड्डी की टेल बोन तक जाती है, और जब ये पूरा सुषुम्ना नाड़ी क्लियर होती है तभी संभव होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये जो एक पिक्चर आपको दिख रहा ना यहाँ पर केबल वायर टाइप का, ये सुषुम्ना नाड़ी है। तो ये जो रेड दिख रही है ये सुषुम्ना नाड़ी है। इसके अंदर ये जो तीन नाड़ी होती हैं अभी हमने बताया था ना, तो जो येलो है ये वज्रा है, ये जो व्हाइट है ये चित्रांगिनी है, और ये ब्रह्मा है। तो इसके अंदर ये तीन कोटिंग और होती है, और फिर ये जो ब्रह्म नाड़ी होती है उसके अंदर जो षट चक्रास होते हैं उनकी पोजीशन होती है। हमारे शरीर में आयुर्वेद और योग के हिसाब से 72,000 नाड़ियां मानी जाती हैं, और जो कि सब नाभि के पास आके जुड़ती हैं। तो उनमें से तीन तो हमने प्रमुख अभी आपको बताई, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके अलावा कुछ और नाड़ियां ऐसी हैं कि जो मेन जिनको हम कह सकते हैं, उनमें कौन कौन सी है, आलम्बुषा, कुहू, विश्वधारा, हस्ती जिह्वा, यशस्विनी, वरुण, सरस्वती, गांधारी, पूषा, शाकिनी और पयस्विनी। ये नाड़ियां हैं जिनको इन तीन नाड़ियों के अलावा और मैन मानते, मतलब 11 नाड़ियां ये हैं, और तीन नाड़ी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तो ऐसे 14 हो जाती हैं। और ये सब जो नाड़ियां हैं इनके सबके, जैसे हमने प्राण के पढ़े थे ना कि अलग अलग काम होते हैं, ऐसे ही इन नाड़ियों के भी अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे अलम्बुषा है तो ये पूरा अलम्बुषा जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, पूरे वेस्ट मटेरियल को पूरी बॉडी से रिमूव करती है। गांधारी जो होती है ये लेफ्ट आई को कंट्रोल करती है और वहां एनर्जी देती है। हस्ती जीवा जो होती है वो कंप्लीट जो लेफ्ट साइड के लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग, उसको एनर्जी देती है। कुहू जो होती है जितने जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको एनर्जी देती है। तो ये नाड़ियां भी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में जो है वो एनर्जी देती हैं। इसके बाद त्रिशरीर है। त्रिशरीर को हम जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो ये जो त्रिशरीर है तो ऐसा माना गया है कि जो मानव है उसको, उसके शरीर को तीन भागों में बांटा है। एक तो उसकी देह, एक उसका विचार क्षेत्र, और एक उसका मन का क्षेत्र। तो इसी तरह से ये तीन शरीर हैं जिनको हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल शरीर मतलब होता है उसकी देह, जिसको हम छू सकते हैं, जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जिनका हम बोध कर सकते हैं।
उसकी जितने भी विचार होते हैं, कॉन्शियसनेस होता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं सूक्ष्म में, और जितने उसके मन से रिलेटेड चीजें हैं वो किस में आ जाती हैं, कारण शरीर में। तो ऐसे ये तीन बॉडी होती है, और ऐसा माना जाता है कि ये तीनों बॉडी एक के अंदर एक होती हैं। और अगर हम देखें तो जो स्थूल शरीर है ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, अन्नमय कोश से। कोश आप चूंकि पढ़ चुके हैं, है ना। फिर जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर वो किससे होगा, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश से। और जो कारण शरीर है वो किससे रिलेटेड होगा, आनंदमय कोश से। तो इन शरीर की प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज सारी क्या रहेंगी, जो इन कोशों की होती हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है, तो इसमें जो फंक्शंस है, इसके कंपोनेंट जैसे जितने हाथ है, सिर है, जितने सिस्टम्स हैं, मसल्स है, बोन है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो जितना भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो किससे रिलेटेड रहेगा, स्थूल शरीर से। तो जो स्थूल शरीर है वो किससे बना है, स्पर्म और ओवम से मिलके बना है। इसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ किससे होती है, जितनी भी पृथ्वी पर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, अनाज पाया जाता है, उससे होती है। और इसमें सारी जितनी कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री होती हैं वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जितनी भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो इसमें है। तो इस तरह से इसको अगर हम देखें तो ये 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है, फायर, वाटर, स्काई, एयर और अर्थ। इनको हम पढ़ चुके हैं। और ये बहुत सारी जगह पे, अब ये जो इन तीनों शरीरों को समझने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कैसे है कि जैसे मान लीजिए हमने एक ड्रेस पहनी, एक ड्रेस है हमारे सामने, तो वो क्या हो गई, स्थूल शरीर। अब वो ड्रेस किससे बनी होगी, धागे से, बहुत सारे धागों को गूंथ के, तो वो क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर। और वो धागा जिससे बना है वो कपास से बना होगा, तो वो कपास क्या हो गया, कारण शरीर। तो इस तरह से ये तीनों शरीरों को हम समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा शरीर है। ये थोड़े से उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट हैं, ना डिटेल में हम नहीं जाते। फिर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें हमारे सेंस ऑर्गन्स आते हैं, और ये जो स्थूल शरीर के नीचे होता है, और इसमें 14 तत्व आते हैं। वो क्या क्या आते हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और मन और बुद्धि। तो इस तरह से इसमें पंच प्राण भी आते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन, 5 एक्शन ऑर्गन और 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि 17। तो इस तरह से ये 17 एलिमेंट से मिलके बनती है। यहाँ पर डिटेल दिया है। 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आ जाएगा, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियों में क्या क्या आएगा, हाथ, पैर, मुंह, जननांग और मलद्वार। 5 प्राण में क्या क्या आ जाएगा, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और उसके बाद मन और बुद्धि। ये 17 तत्व होते हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर बनता है। ये सब साइंटिफिक उसके अप्रोचेस है। उसके बाद कारण शरीर। तो कारण शरीर किससे बनेगा, जितनी भी मानव की आस्थाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, ये सब किस में होती हैं, कारण शरीर में होती हैं। और ये जो कारण शरीर होता है ये लगभग अविकसित अवस्था में होता है। जब ये अविकसित अवस्था में होता है तो मानव की चेतना मानवीय चेतना के अंतर्गत होती है। जैसे जैसे इसका विकास होगा वैसे वैसे उसकी चेतना ऊपर बढ़ती जाएगी और शुद्ध चेतना की स्थिति तक जाएगी। तो मानव से देव चेतना और फिर आगे जाते हुए परम शुद्ध चेतना तक उसका विकास करता है। और इसका कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारे योग अभ्यास हैं, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। इन सबको यूज करके हम इसको विकसित कर सकते हैं। अब ये लास्ट आपका टॉपिक है षठ चक्र। तो ये षठ चक्र जो है ये हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। यदि किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। हैंड रेस कर लें यदि किसी के क्वेश्चन है तो।
बॉडी के अलग अलग प्राण हैं या अलग अलग जो भी सिस्टम्स हैं, उसको इतना मल्टीपल उसमें क्यों डिवाइड किया गया है कि उसमें प्राण, फिर उपप्राण, फिर नाड़ियां, फिर उसमें भी मतलब नाड़ी के अंदर भी 3 लेयर, फिर उसके अंदर चक्र, फिर कुछ इतना देखिए, क्यों जो उसको हमारी भारतीय एनाटॉमी है ना, ये साइंटिफिक एनाटॉमी से कम नहीं है। आप साइंटिफिक एनाटॉमी भी पढ़िए तो पहले शरीर है, फिर सिस्टम है, फिर सिस्टम ऑर्गन में आएंगे, ऑर्गन टिश्यू में आएंगे, टिश्यू भी कई तरह के होंगे, फिर सेल आएंगी, सेल कई तरह की होंगी, फिर सेल के अंदर के भी जो है पार्ट्स आएंगे, माइक्रो पार्ट्स होते हैं, वो भी कई तरह के होंगे, उनके अपने अपने फंक्शन होंगे, फिर डीएनए आएगा, फिर आरएनए आएगा। तो वो तो डेप्थ में होना जरूरी है, तभी तो ह्यूमन बॉडी इतनी इजी थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एक, तो इजी चीजों से नहीं बन सकता है। जितना एक डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है साइंस के अकॉर्डिंग देखने को बॉडी में और उसके बाद मेडिसिन देने में, उतना ही एक योग वाले को पढ़ना पड़ता है, तभी संभव है। अदरवाइज बस बुक में लिखा है कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन कराने से शुगर ठीक होती है, किसी ने बोला डायबिटीज है तो हमने उसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन करा दिया, खत्म। तो जितना डेप्थ नॉलेज होगा, एनाटॉमी आप जितनी अच्छी तरह से जानेंगे, उतना अच्छा आप किसी की भी थेरेपी कर पाएंगे। लोग बोलते हैं कि 2 दिन की डेमो क्लास देख लो। 2 दिन की डेमो क्लास क्या, कई बार 15 दिन तो मुझे यही समझने में लग जाता है कि उसकी फिजिकल और मेंटल क्या क्या एनालिसिस है ना। क्योंकि इन जनरल तो यदि हम किसी से पूछें तो सभी ये बोलते हैं ना, अभी मैं आप लोग से ही पूछूंगी कि अच्छा कौन कौन नेगेटिव है, तो एक भी हैंड नहीं उठेगा, सब बोलेंगे मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ। क्योंकि नॉलेज सबको है यहाँ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये बोलेगा मुझे ये नॉलेज नहीं है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंट अगर मैं पूछूं तो शायद बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत बार तो अननोइंगली, क्योंकि हम उसको अननोइंग ही समझ सकते हैं, अगर हम उसको बता दें तो वो अलर्ट मोड पे चला जाएगा और उसकी जो रियलिटी है वो सामने नहीं आएगी। तो कई बार उसके उठने, बैठने, चलने फिरने, इन सब के ढंग से हम उनके बॉडी अलाइनमेंट्स देखते हैं कि ज्वाइंट्स कहाँ के कैसे उसके मिसअलाइंड है। फिर उसका मेंटल थॉट प्रोसेस कैसे देखते हैं बात करके, कि हमारे किसी भी चीज पे वो कैसे रिएक्शन करता है, किस तरह के उसके रिफ्लेक्शंस हैं। फिर हो सकता है फिजिकल भी, तो फिजिकल तो व्यक्ति बता देता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ये, बस बाकी सब चीजों से अनजान रहता है ना? तो जब तक हम, बात वही हो जाती है कि सब्जी बनानी है तो आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा कि किसके क्या टेस्ट में क्या चीज डालने से क्या डेवलप होगा। मैम जितने भी ये योग सेंटर्स हैं और है, तो इनमें तो ग्रुप योगा ही तो करवाते हैं। इनमें कहाँ कोई पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। देखिए, थेरेपी कभी भी ग्रुप में नहीं होती है, पहली बात है ना। अच्छा। दूसरी बात, वो ग्रुप योगा इसलिए कराते हैं क्योंकि आप करते हैं। आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे, मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 में से सभी कहीं ना कहीं योग से जुड़े होंगे, ठीक है। किसी न किसी से कभी ना कभी योग किया होगा सीखने के लिए, है ना। कितने लोगों ने क्वेश्चन किया कि यदि वो बोल रहा है कि आपको हाथ ऐसे रख के ऐसे खोलना है फिर ऐसे दबाना है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने लोगों ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों करना है, क्या चेंजेस हो रहा है इससे बॉडी में। तो जो लैब के लेबोरेटरी रैट हम खुद बन रहे हैं ना, हम खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो सामने वाले की क्या गलती है। आप ये बताइए ना कि उसमें फिर उसकी कहाँ मिस्टेक है। आज किसी ने आपसे बोला यार हम तो उसके पास योग करने गए थे, 2 दिन में कमर दर्द हो गया, तीसरे दिन हम भी चल पड़े। अब आपने ये कहाँ देखा कि आपके उसके कमर दर्द में आपके कमर दर्द में क्या फर्क है, या वहां जाके आपने पूछा, यदि उसने बोला कि ये आसन करो, आपने पूछा क्या क्यों करें, कहाँ इफेक्ट आएगा बॉडी में, मेरे कमर दर्द का क्या क्या पहले, जब तक देखिए आप उसको जब तक डायग्नोसिस नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं।
जो ज्यादातर योग वाले होते, कमर दर्द हो रही, चलो आ जाओ मेरे पास। तो मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ, क्योंकि जब तक आपको समस्या नहीं मालूम, आप उसका समाधान कैसे ही कर सकते हैं, है ना। तो चूंकि हर बॉडी, हर माइंड यूनिक है, तो थेरेपी में कभी किसी को साथ में लेके नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में जो होता है वो फिजिकल लेवल पे होता है, वो एक्सरसाइज होती है। क्योंकि जब भी आप ग्रुप में बैठेंगे, आप 4 लोग भी बैठे हैं, तो एक मास्क आपके फेस पे हमेशा रहेगा, आप नेकेड नहीं रहेंगे, आपका फेस कवर रहेगा। हम अपनी नेगेटिविटी तभी बता सकते हैं कि जब हम बहुत परेशान हो गए और कोई एक ऐसा सिंगल व्यक्ति सामने है जो हमसे किसी भी तरह से नहीं जुड़ा है। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होती कि अगर हमने किसी अपने फ्रेंड को या किसी ऐसे व्यक्ति को बताया जो हमारे सराउंडिंग जुड़ी हुई, तो वही चीज पता नहीं किस फॉर्म में और कहाँ पहुंच जाए। तो सबसे पहला उसूल होता है योग थेरेपिस्ट का कि वो कोई भी चीजें इधर से उधर नहीं करता है। कई बार एक ही घर में हम क्लास लेते हैं 2 लोगों की, तो भी हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि मैं बता दूं, हाँ ये तो मुझे मालूम है। जब वो कोई चीज बताएगा तो हम बड़े इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, अच्छा ऐसा है, मालूम होने के बाद भी, है ना। तो वो ट्रस्ट जब डेवलप हो जाता है व्यक्ति का और वो शेयर करता है, तो वो अकेले में ही करेगा, ग्रुप में कभी नहीं करेगा। और जब तक वो शेयर नहीं करेगा, तब तक आप मेंटल लेवल पे नहीं जा पाएंगे कि उसके मेंटल लेवल क्या है। तो थेरेपी कभी भी ग्रुप में पॉसिबल ही नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ है। इवन जब बहुत थेरेपी ऐसा कुछ होता, कई लोग बहुत इंसिस्ट करते कि नहीं हम लोग तो हस्बैंड वाइफ हैं भाई, आप साथ में करा दो, तब भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, 1 मंथ बाद फिर साथ करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है 90% हस्बैंड वाइफ भी सारी चीजें शेयर नहीं करते हैं। और मैं ये चूंकि इतनी काउंसलिंग और इतनी सब कर चुकी हूँ, तो ये दावे के साथ भी कह सकती हूँ कि कोई कितना भी अच्छा पेयर हो, वो कितना भी बोले कि हम तो 100% शेयर करते हैं, अगर वो 100% शेयर करेगा तो वो रिलेशन चल ही नहीं सकता, ये भी फिक्स है। सभी अपने अपने को एनालिसिस करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है वो। क्योंकि इतनी चीजें, मतलब एक लेडीज की भूमिका कैसे रहती, जैसे एक वो रस्सी पे नट नहीं चलता है दोनों हाथ में अपना वो डंडा लेके, सभी ने देखा होगा ना कि वो पूरे समय बैलेंस करते हुए ही चलता रहता है। तो एक परिवार में एक लेडीज की भूमिका हमेशा ऐसी रहती है कि परिवार का, रिलेशन का, अपने मायके का, अपने ससुराल का, अपने फ्रेंड्स का, सबके रिलेशन को ऐसे बैलेंस करके बना के रखती है। सो थेरेपी सिंगल में ही पॉसिबल है। चलिए, और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम मैं ये पूछ रही थी कि असाइनमेंट हमने लिख दिए हैं तो आपको चेक करवाना है क्या अभी? जरूरत नहीं है, आप लोग सब इंटेलिजेंट है, मुझे मालूम है, सब कर लेंगे। बिल्कुल अब भी इतने नहीं मैम। छोटे नहीं, इतने छोटे बच्चे नहीं है कि असाइनमेंट नहीं, क्योंकि असाइनमेंट में आपको क्या करना है, कॉपी करना है ना। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से लिखना है, तो वो तो आप कर लेंगे। और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ जो हमारी क्लास चल रही है वो एग्जाम प्लस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों, है ना। तो वो जरूरी नहीं है, वो आप लोग बना लीजिए फाइल और कर दीजिए। अभी जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मैम जी पूछ रहे जो आपने बता आई में जलन होने लगती है तो वो किस कारण से होने लगती है, तो बस उसी का समझ में नहीं आया था। क्या होने लगती है वॉइस आपकी? मतलब आंखों पे जलन जलन होने लगती है ना, तो हम्म। वो किस कारण से होने लगती है? देखिए, जलन होने के आंखों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो आंखों का मॉइस्चर कम हो जाना, दूसरा कोई ऐसे आसपास पोलन ग्रेन्स रहना कि जो आपको सूट नहीं करते हैं, या कोई भी किसी चीज से एलर्जी है वो हो जाना, या बहुत ज्यादा ठंडी हवा का बहुत देर तक लगते रहना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आपका कौन सा है ये मैं नहीं बता सकती हूँ,
है ना। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं। लगातार बहुत समय तक स्क्रीन देखना, पलके ना झपकाना, आई ब्लिंक ना करना। चलिए, और कोई क्वेश्चन है कि आज की क्लास हम कंप्लीट करें? आज कुसुम जी के पास स्टॉक कम हो गया क्या क्वेश्चन आंसर का? थ्योरी में कम होता है मैम, प्रैक्टिकल में खूब सारे होते हैं। थ्योरी में कम। थ्योरी को ही तो प्रैक्टिकल करना है आपको।